नमस्ते, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सोनाली और बड़ा ही फेमस है आज के समय में ये कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और वही पत्थर मैं कहना चाहूंगी उछाला, और उछाला होगा कई सालों पहले, जो आज जाकर वहां लगा है, सही निशाने पर लगा है। मेरे साथ एक रेडियो जॉकी रह चुके, काम कर रहे हैं और वॉइस एक्टिंग कर चुके हैं, एक्टर हैं, फिल्मों में धमाल किया है। लेकिन मैं सबसे बड़ी दीवानी इनके ह्यूमर की हूँ। और हाँ, अब तो एस्पिरेंट्स ने भी धमाल मचा दिया है। अभिलाष थपलियाल, बहुत बहुत स्वागत दी ललन टॉप पर। हाय सोनाली, तुम्हारा नाम सोनाली क्यों है? सोनाली क्यों नहीं है? मुझे पहले ये बताओ, तुम है एक बंगाल से स्टोरी। हो? नहीं है एक इस पे स्टोरी, लोग हंसते भी हैं इस पे। तो जब रेडियो ज्वाइन कर रही थी आज से कई सालों पहले, आई वाज जस्ट 18, तो उस समय के बिग बॉस में सोनाली आई थी एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। सोनाली नागरानी नाम था उनका। काफी अच्छा। स्टाइलिश नाम लगा था मुझे वो, तो हमने एक एच जोड़ दिया था। पर वैसे सोनाली है ना तुम्हारा नाम? वैसे सोनाली ही है ऐसे हमारा। मतलब नेहा से सोनाली तो नहीं बने हो ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बना। ठीक है। अब वो ना सूडो नेम वाला बहुत हिसाब किताब चला था एक समय में। और आप तो रेडियो जॉकी कर मैं चुके वही हैं, बोलने रह वाला चुके था हैं। तुमको। मैं वही हाँ। बोलने वाला था तुम्हें कि एक टाइम पर बहुत ही कूल कूल रेडियो में जो नाम थे वो एक्चुअली लोगों के असली नाम नहीं होते थे। वो अपना उनका नाम राजेश होता था, बट वो राजेश जो है रेडियो पर बिल्कुल एक हाय मैं हूँ आपके साथ डीजे एक्स वाई जी, ऐसा ये कुछ हमारे, कूल नाम बनाते थे। मैं आरजेस की बात नहीं करूंगी, तो भारत के लोगों की आदत है ना, खुद का नाम चंद्र प्रकाश, लेकिन कुत्ते का नाम रॉनी होगा उनके, तो सबसे अच्छा काम कर लेते चंद्र हैं लोग। प्रकाश सिंह गुप्ता, यार ये कड़क नाम है कसम से। है ना, चंद्र प्रकाश सुपर। मेरे अंकल का नाम है, सॉरी अंकल। तो सॉरी अंकल। सबसे पहले मतलब लव्ड यू एज एसके सर। और मैं मीम तो देखती रहती हूँ, बहुत दीवाने हैं हम लोग ना आजकल की तारीख में मीम, मतलब ये हैं सबके फेवरेट यंगस्टर्स के। और आप तो छाए हुए हैं, खुद भी आप शेयर करते हैं। एक सवाल मेरा जो है एसके सर वाला, आप रियल लाइफ में एसके सर वाली फिलोसफीज देना पसंद करते हैं या फिर इतने ही गंभीर हैं? एसके कहाँ गंभीर है यार? एसके तो अब कितना प्यार प्यार से चीजें बता देता है। मतलब वो सोचो, हम्म उसके दोस्त वही चीजें जो उसके दोस्तों को बताता है। उसने क्या कहा था? उसने कहा था हम्म एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हम्म उसको घंटा किसी ने नहीं सुना। आईएएस ने आके बोला तो सब तालियां पीट रहे हैं। ठीक है। जब उसने कहा कि यार जो क्रिकेट है वो क्रिकेट मैच जो है लाइव देखने में मजा आता है, टीवी में हम्म थोड़ी ना। उसकी किसी ने नहीं सुनी। संदीप भैया ने कहा तो हाथ जोड़ लिए। तो यार वो तो बड़ा प्यारा आदमी है। वो लवेबल दोस्त है जो बहुत ही प्यार प्यार में जो अपने मन की बातें वो कह देता है। जब आप सोचने पर आओ तो वो बहुत फिलोसफिकल होती है, बहुत गहरी हम्म बातें होती हैं जो उसके स्टूडेंट्स अब शायद हम्म उससे सीख रहे हैं, उसको हम्म एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म पर हाँ, जिंदगी में दे देता हूँ मैं। मतलब मौका मिलता है ना ज्ञान देने का, ऐसे छोड़ते नहीं है। थोड़ा थोड़ा ना हल्का सा चिपका के आगे बढ़ जाते हैं। इसका एक कारण ये भी कहेंगे क्या कि आपको माइक मिल गया था, तो जिन्हें माइक मिल जाता है, अपनी बात रखने की एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो शुरू से कहीं ना कहीं राय और ज्ञान और थोड़ा मोटिवेट करने के लिए प्रो हो जाते हैं एक तरीके से। आई हैव माई डाउट सोनाली। मतलब वो वैसा ही है कि अगर आपको पावर मिल गई है तो सब लोग उसका सही यूज करेंगे, वैसा है नहीं। उस पावर का बहुत लोग बहुत अतरंगी यूज भी कर रहे होते हैं। तुम तो खुद रेडियो जॉकी रही हो तो तुम्हें पता होगा कि कई हम्म ऐसी हर कोई अपनी ओपिनियन नहीं रख रहा होता है। और इसीलिए हम लोगों को बुलाता है, हिंदुस्तान में हम रेडियो जॉकीज बोलते हैं, बट वेस्ट में रेडियो पर्सनैलिटीज का बोल। कल्चर है। हम्म वो जॉकीज नहीं होते, वो पर्सनैलिटीज होती है। मतलब वहां पर आप एक्ट नहीं कर रहे होते हो, आप कुछ और बनकर नहीं आते हो। आप एज यू आर, जो सोनाली है, जो अभिलाष है, वही हम्म रेडियो पर बात करेगा, अपनी पर्सनालिटी हम्म का एक्सटेंशन वहां पर लेकर जाएगा। वैसा रहा हम्म है तो उसको बहुत सारे लोग जब मैं नया नया ना रेडियो सुनता था तब तो मेरे को वही लगता था कि यार रेडियो का मतलब ये होता है। और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम, मेरा नाम है अभिलाष, चिंग 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 चिंग। हम्म तो मेरे को लगता था यही है, यही तो बनना है। हाँ। इनफैक्ट इनिशियली तो मैं भी यही करता था रेडियो ओके। पर। फिर बाद में यू रियलाइज दैट यू कैन नॉट डू इट एवरी डैम डे फॉर 4 आवर्स। यू हैव टू बी दिस। आपको ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। और फिर वो आप समझते हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पर्सनालिटी का पार्ट है यार वो मुझे नहीं लगता है कि मीडियम से बहुत फर्क पड़ता है। मीडियम हाँ आपको पॉलिश कर देता है, आपको बहुत सारे आपको हथियार दे देता है बहुत सारे हम्म जो। लेकिन हर कोई रेडियो जॉकी लॉजिकल बात करे तो वैसा सही करेक्ट नहीं होगा। ऐसा ही कहना है कि हर एक जो मंत्री है वो हर एक नेता जो है वो ईमानदार है। सही स्टेटमेंट नहीं है ना। देखो तुम्हारे यू ये तो फ्राउंड, यू लाइक है मच कैसे बोल स्टेटमेंट। रहा है। बिल्कुल। वही चीज है।
बट मैं ये भी कहूंगी कि एसके सर ने हमें सही समय पर ज्वाइन किया, 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए, बच्चे कूद रहे हैं एकदम। आपका बैक बेंचर्स वाला मैं वो देख रही थी, पोस्ट देख रही थी। तो कैसा आपका रिएक्शन रहा? आप भी बैक बेंचर से रिलेट कर पाए? भाई मैं तो मतलब लाइफ में भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, पढ़ाई में भी मिडिल क्लास था। मेरे को लगता है हमारी कैटेगरी सबसे ज्यादा है, हमारे बारे में कोई बात नहीं करता है। लोग या तो बात करते हैं बैक बेंचर्स की या फिर टॉपर्स की। यार हम लोग भी तो हैं देश के, हम लोगों को भी तो सोचो आप लोग। यार मैं बहुत ही 10th तक तो मैं शार्प स्टूडेंट था यार सोनाली। शार्प मतलब ऐसा, मतलब ब्रिलियंट टाइप्स, कि सब कुछ पता है, कॉन्फिडेंट है, अच्छा बोल हाथ लेता खड़ा है करके वैसा। एकदम सवाल हाथ पूछते खड़ा हैं। करके जवाब दा, बस वो था जो उस टाइम पर। खैर अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उस टाइम पर जब डंडे से क्लास में हाथों में डंडे पड़ते थे, और डंडा मैं ही लेके आता था, मैं वो बच्चा था जो स्केल देता था, ये लीजिए ये लकड़ी का स्केल मैम, ये वाला। ये मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगा है। लेकिन 11th 12th में जो रायते फैले हैं ना मेरी जिंदगी में, मेरे को लगता हम्म। है मेरा 11वीं और 12वीं के जो 2 साल थे सोनाली, वो सबसे खराब साल थे मेरी जिंदगी के। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10th के बाद मुझे आर्ट्स लेना था, और मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं वो साइंस लेते हैं, और मेरे परसेंटेज उतने थे तो उन्होंने साइंस दिलवा दी। अब जो 11वीं 12वीं के बच्चे, उन सबको बनना है इंजीनियर, तो सबके हम्म। सब, कोई फिटजी जा रहा है पढ़ने के लिए, कोई जा रहा है आकाश इंस्टीट्यूट, और कोई जा रहा है, मतलब हर कोई है ना एक। और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मेरे को वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दाखिला दिलवाया जा सके, क्योंकि मेरे डैड जो है वो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो घर में कमाने वाले एक ही इंसान थे और खाने वाले हम लोग 6 लोग थे। तो उसमें बड़ा ना, आपको सोच समझ के पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि मतलब बिल्कुल ही 2 वक्त की रोटी का स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल कभी नहीं रहा है। लेकिन आप लेजर खर्चे नहीं कर सकते, आप फिल्में नहीं देखने जा सकते हो, आप 4 जोड़ी बाहर, जैसे हम मिडिल क्लास लोगों के घर में होते हैं ना, बाहर जाने के कपड़े अलग होते हैं, घर के कपड़े अलग हम्म। होते हैं। तो बाहर जाने के 4 जोड़ी कपड़े नहीं हो सकते, 2 ही जोड़ी रहेंगे आपके पास, तो वैसा सीन था। अब जब मैं 11वीं में गया, तो भाई साहब जो गर्मियों की छुट्टी होती है 2 महीने की, उसके बाद जब हम स्कूल पहुंचे, 80% लड़के सारा सिलेबस खत्म कर चुके थे, हाँ। और हम मतलब 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं पता है, इतनी मोटी मोटी किताबें। और वो 2 साल मैंने कैसे गुजारे हैं। 12th के हम्म। बोर्ड तो मेरे लिए इतने खतरनाक थे। मेरा मैथ्स का एग्जाम बहुत गंदा गया था, मुझे लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं, अपना दोस्त था मेरा संदीप, मैं उसको घर लेकर गया, मैंने कहा संदीप घर पे बोलियो बहुत टफ एग्जाम था, ऐसा लग रहा है फेल हो जाएंगे, ताकि ये लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए, ताकि जब रिजल्ट आए तो माँ बाप को झटका ना लगे कि फेल हाँ। कैसे हो गया। हाँ। और अभी भी ना वो, और वो टॉर्चर है यार, वो बोर्ड मुझे लगता है टॉर्चर है, क्योंकि इतने सालों के बाद अभी भी मुझे सपना आता है कई बार कि मैं मैथ्स का एग्जाम दे रहा हूँ, रिजल्ट आया और मैं फेल हो गया। मार्क्स कितने आए थे लेकिन? पास हो गया था मैथ्स में। ये अपने आप में देखिए ना, लाइव एग्जांपल है कि यू कैन डू इट। तो हो गया, बस पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं पता। 60 समथिंग आए थे, और 74-75% ले आया था मैं 12th में। पर वो है यार, वो पहला एग्जाम है, मुझे नहीं पता करेक्ट है या नहीं है, पर आपको बदल देता है। एज अ ह्यूमन आपको बदल देता है। आप हम्म। जिंदगी को जिस तरीके से देख रहे होते हो, बोर्ड एकदम से उसको पलट देता है, स्पेशली फॉर पीपल जो मेरे जैसे हैं, जो ना बैक बेंचर्स है और ना टॉपर्स हैं, जो बीच में कहीं लटक रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यार। Okay. तो वो है ना कि आप नंबर वन नहीं हो, लास्ट नंबर पे भी नहीं आते हो, कहीं बीच में हो। तो जब आप ऐसा कह रहे हैं कि लाइफ में आपने ये चीज फेस की, व्हेन वाज दैट मोमेंट जब किसी ने आपको नोटिस किया, दिस इज अभिलाष, ही इज द वन, ही कैन डू नहीं, इट? नोटिस होने में तो कभी प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो हमेशा होते थे। पढ़ाई में मैं बोल रहा हूँ बीच में था, सिर्फ वहां पढ़ाई। पर भी एक्स्ट्रा करिकुलर में तो ताबड़ तोड़, स्कूल को पता हम्म। था कौन है डूड है। टीचर्स हम्म। डे के टाइम पर सबसे अच्छी क्लासेस मेरी होती थी, मतलब वैसा हमेशा से रहा है। हम्म। दैट दैट गाय विद स्पंक, दैट गाय विद स्पार्क, वो हम्म। हमेशा से रहा है कि जो चीजें, हम्म। जो स्ट्रेंथ एरियाज हैं वो हर जगह दिखते रहे, और वो बचपन से ही रहा है। मतलब मेरे डैड आर्मी से रिटायर्ड हम्म। थे, और फौज में जब एक बड़ा खाना होता है, बड़ा खाना में क्या होता है, पूरी यूनिट आती है, जो फौज हम्म। के से जुड़े हुए लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा। वहां पे मेरी परफॉर्मेंसेस होती थी फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो बचपन से अभी ना परफॉर्मर, वो सब तो रहा ओके। है। बट ऐसे लोग जो स्पेशली मुझ जैसे लोग होते हैं, जिनको हर जगह अटेंशन मिल रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे अटेंशन में, जब मुझे अटेंशन मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है, हम्म। उनको जब अटेंशन नहीं मिलता है तो बड़ा स्ट्रगल होता है। तो हम्म। पढ़ाई का वो वक्त, वो 11th 12th का शायद वो टाइम था जब मैंने वो लाइफ देखी जहां पर कि स्पॉटलाइट आपके ऊपर नहीं होती। दैट एक्सपीरियंस इज नॉट प्लेजेंट। ओके। जब आप खुद से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो, और आप खुद को और हम सब ने अपनी एक इमेज खुद की नजर में बनाई हुई होती है, और स्पेशली हम मिडिल क्लास लोग तो हमेशा अपने आप को जज ही करते रहते हैं, हम्म। हर किसी से कंपेयर करके, बचपन से वो सिखाया भी गया है उस कारण से।
तो हम लोग तो हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार सेल्फ डाउट है। बिल्कुल। हम बेस्ट होंगे, हमें लग रहा होगा कि इस नौकरी के लिए हमें 2 लाख मिल सकते हैं, लेकिन हम फिर भी सोचेंगे 1.5 लाख मांग लूं क्या, पता नहीं 2 लाख देगा नहीं देगा। मतलब हम लोग इतने घबराए हुए हैं ना हमारे देश के, हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वो जब वो घबराहट आपको बहुत एविडेंटली एक्सपीरियंस कर रहे होते हो आप, वो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे लोग, मैं खुद भी इससे रिलेट कर पाऊंगी, सिंस हम सभी मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास है और कहीं ना कहीं लटके ही हुए हैं बीच में। गरीबों को तो हाँ हमारे यार, देश में ये टॉपर्स भी इतने से होते हैं और बैक बेंचर भी इतने होते हैं, जो इतने सारे होते हैं वो हम लोग हैं। हाँ वो हमारे ज्यादा बारे में है। कोई बात नहीं करता यार। अरे हद मैं है। पढ़ भी रही थी कि है ना, देश में गरीब को फिर भी सब्सिडी मिल जाएगी, अच्छी बात है। अमीर को ऑफ कोर्स पैसा मिला हुआ है, मिडिल क्लास है जो आखिर में बजट आने के बाद मायूस रहता है, हर चीज में मायूस रहता है, तो हाँ हर कहीं ना बजट में, हर बजट में हम दुखी रहते हैं, लेकिन फिर भी जाके काम करते हैं, फिर भी उतने ही पैशन के साथ अपना काम करते हैं, फिर भी उतने ही पैशन के साथ टैक्सेस देते हैं, फिर भी हमारे जो बेसिक इथोस है, जो बेसिक वैल्यूज है, वो हमारी अभी भी ईमानदारी है। हमारे माँ बाप अभी भी कहते हैं कुछ गलत काम मत करना, ईमानदारी से काम करना बेटा, अगर गलत तरीके से कमाओगे तो गलत तरीके से निकलेगा, बिल्कुल गलत बिल्कुल। पैसा पचता नहीं है। ये सब हमको बचपन से सिखाया गया, मुझे लगता है वही हमारी स्ट्रेंथ है यार। तो हम जो ये मिडिल क्लास है ना, बैक हम्म। बेंचर्स और टॉपर्स के बीच के लोग, हम सबसे प्यारे हैं यार, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ये जो आपको इंट्रोड्यूस कराते टाइम आता है ना कि रेडियो जॉकी, एक्टर, होस्ट, वॉइस एक्टर, इसमें से फेवरेट टाइटल है कोई आपका, कभी डिसाइड कर पाए हैं? सोनाली, मुझको लगता है कि हम सब लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम जब इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उस इंसान का काम बोलते हैं। हम्म। जब मैं पॉलिटिकल सटायर करता हूं तो मुझे सटायरिस्ट बोला जाता है, जब मैं रेडियो कर हम्म। रहा होता हूँ मुझे लोग रेडियो जॉकी बोलते हैं, जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे लोग एक्टर बोलते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग व्हिच आई डू, दिस इज नॉट हु आई एम। हम्म। सोनाली और अभिलाष, और ये मैं एक जगह और बोल चुका हूँ, हम लोग इस सबसे बहुत ज्यादा है नहीं। मतलब तुम रेडियो कर रही थी, तुम रेडियो जॉकी थी, तुम अभी जर्नलिज्म कर रही हो, तुम जर्नलिस्ट हो, कल तुम एक्टिंग करोगी, तुम एक्टर हो। क्या तुम चेंज हो रही हो? शायद वो हम्म। टैग्स चेंज हो रहे हैं, शायद हम लोगों को वो टैग्स लग रहे हैं कि सीए, कंप्यूटर इंजीनियर है, ये सरकारी बाबू है, वो टैग्स चेंज हो रहे हैं, इट इज नॉट अस। और उन टैग से बहुत ज्यादा है ना प्यार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम्म। टैग आपको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो टैग तो कभी भी चेंज हो सकते हैं ना, जिस दिन नौकरी चली गई वो टैग चला गया, फिर क्या करोगे? प्रॉब्लम वो है कि हम लोग उस टैग के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अटैचमेंट सबसे खतरनाक चीज है, उससे थोड़ा सा डिटैच रहना जरूरी है, अवेयर रहना जरूरी है कि यार ये सिर्फ टैग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कल को अगर मैं एक्टिंग नहीं करूंगा तो फिर एक और कुछ टैग लग जाएगा। फिर एक्टिंग में भी है कि अब ये टीवी एक्टर, ये वेब सीरीज एक्टर, ये हॉलीवुड एक्टर, ये बॉलीवुड एक्टर, ये हम्म। टॉलीवुड एक्टर, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो आई डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, आई जस्ट थिंक अबाउट द काइंड ऑफ वर्क विच आई एम डूइंग। जैसे रेडियो करने में मेरे को बड़ा मजा आता है यार, तो वो बड़ी बड़ी कूल चीज है, वो बहुत ही, मेरे को लगता है बहुत ही वाइब्रेंट मीडियम है, बहुत ही लाइवली मीडियम है। उतना लाइव कोई मीडियम नहीं है। तो वो अच्छा है, वो अच्छा काम है। एक्टिंग अच्छा काम है, कुछ अलग, कोई अलग कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है, एस्केप प्ले करने को मिलता है, जो मेरी अपनी पर्सनालिटी से बहुत अलग है, बहुत हम्म। सिंपल है, बहुत प्यारा है। उतना प्यार एसके की वजह से हम लोगों को मिल जाता है, क्योंकि हमारे थ्रू एसके निकल कर आया है। तो ये टैग्स हैं यार, काम और कर, जो काम करने में मजा आ रहा है बस वो करते रहो। ओके, ये जो एसके की बात आप कर रहे हैं, ये काम आपको कैसे मिला था? लाइक डिड यू गो टू समवन, काम करना है, या ये एसके खुद चल के आपके पास आया दैट यू आर द पर्सन हु कैन डू एसके? क्या ब्रीफ इसका आपको मिला था, ये कहानी जानना चाहते हैं। एसके तो मेरे पास ही आया। हम्म। मैंने अरुण आपको बहुत टाइम पहले बोला था, मैंने एक एक हाँ। कैमियो किया था इनकी एक वेब सीरीज में, टीवीएफ की वेब हाँ। सीरीज में। उस वक्त उन्होंने कहा था तुम्हें बहुत सही ये परफॉर्मेंस दी यार, तो मैंने कहा फिर कुछ दो, मतलब हाँ। व्हाट, तारीफ थोड़ा चाहिए, काम चाहिए ना, काम दे दो। हाँ। तो और मुझे ना स्केचेस करने थे यार टीवीएफ के, मुझको तो वेब सीरीज का कोई ऐसा था भी नहीं, क्योंकि मेरे को स्केचेस बड़े फनी लगते थे टीवीएफ में, मुझे हाँ। लगता था ये अपना स्पेस है, ओके। इंटेलिजेंट क्लीन ह्यूमर वो करना हाँ। है लाइफ में। तो और मैंने उनको कहा था कि जब आपको सही लगेगा तो आप मेरे को बताना, और अच्छा। करेंगे कुछ। तो फिर हम्म। मैं दिल्ली में था उस वक्त, और मेरे पास कॉल हम्म। आया कि एक ऐसा कैरेक्टर है इसके, और तू करेगा। हम्म। मैंने कहा कैसे सवाल पूछ रहे हो आप, कहाँ जाना हम्म। है ये बताओ। तो पहुंचे हम लोग, अपना गाड़ी में बैठ के द्वारका पहुंचे। द्वारका में जो डायरेक्टर साहब है अप्पू, उन्होंने बताया मेरे को, और जब मैंने सुना तो मुझे लगा भाई मैं तो एसके हूँ, ये तो हाँ। क्लियर है। हाँ। इतना सिंपल, इतना प्यारा आदमी, मतलब यू हाँ। नो सब ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में, गॉड फेयरिंग बच्चा। तो अपन वैसे तो है नहीं। तो फिर ओके। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे 3 सीन है, तू कर ले, तू करके आ, हम्म। फिर देखते हैं। तो मैंने तीनों सीन प्रिपेयर किए। जो 8 मिनट का इनिशियल मोनोलॉग है वो सबसे पहले मैंने प्रिपेयर किया, और मैं ना बहुत ही
मैं, हो सकता है मेरे टैलेंट को आप क्वेश्चन करो कि मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ या है ठीक है एवरेज है, बट मेरे मेरे डेडिकेशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मतलब आई एम वेरी डेडिकेटेड। अगर आप मेरे को कोई भी काम को, वो रेडियो के साथ भी है, वो एक्टिंग के साथ भी है, वो लाइफ में भी है। मैं बहुत ही और वो फौज से शायद आता है, क्योंकि फौजी का बेटा हूँ, तो डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट आ जाता है लाइफ। तो मैं हम्म। बिल्कुल प्रिपेयर करके वहां पहुंचा, 8 मिनट का मोनोलॉग मैंने दिया। 3 सीन थे, मैं तीनों सीन प्रिपेयर करके गया था। तो हम्म। उन्होंने शूट किया अपने ही फोन पर, उन्होंने किसी को फॉरवर्ड आउट किया, बोलता है हाँ हो गया। अब कोई आदमी बोलता है हाँ हो गया, मतलब ठीक है हो गया है, तेरे बस की में, तू जा, ओके। बाकी दो करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ओके, बोलता है, मैंने कहा हो गया मतलब, बोलते मतलब हाँ यू आर एसके। मैंने कहा है, बोलते हम्म। हाँ। तो उन्होंने राइटर को भेजा था, और राइटर ने वहां से मैसेज किया था कि व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, हाँ, क्या जो बात मुझे है। बाद में पता लगा जिसके बारे में। और ये परफॉर्मर बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ उन्होंने मैसेज लिखा था। और उसके बाद यार एसके हुआ, और फिर हम लोगों ने 6-7 दिन काम किया कि क्या पर्सनालिटी है ट्राइपॉड की, एसके का क्या उसमें कैरेक्टर है, क्या करता है, कैसे करता है, चीजों को कैसे देखता है, उसकी अपनी दुनिया क्या है। क्योंकि हम्म। एसके का अगर तुम सीरीज देखोगे, एसके के बारे में तुम्हें पता नहीं लगता है वो कहाँ से आ रहा है। हर कैरेक्टर का बैक स्टोरी तुमको पता है, एसके की हम्म। नहीं पता है। तो यूजुअली ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ही ऑथर बैक्ड नहीं होते हैं उसमें। मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर आता है इतना ही अच्छा काम करता है क्योंकि लिखाई इतनी अच्छी है। हम्म। लेकिन मैं, मेरा एसके जो था वो ये एसके था। दिस वाज ओके। माय, दिस इज हाउ आई सॉ एसके। तो बड़े सारे सीन्स हैं उसमें जो लिखे कुछ और थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो परफॉर्मेंस में शायद कुछ और करना चाहिए। और थैंकफुली यार द मेकर्स, द डायरेक्टर एंड द राइटर, दे वर सो अंडरस्टैंडिंग। दे वर लाइक हाँ यार दिस इज परफेक्ट, दिस इज व्हाट वी नीड। हम्म। जैसे वो वाला सीन है जब वो गुरी नहीं बोलता है उसको कि तू सबसे बड़ा लूजर है, तू हम्म। इतने सालों से ही पड़ा हुआ है। हम्म। तो स्क्रिप्ट में ये था कि वो उठता है, वो डिओड्रेंट का डब्बा उठाता है, नीचे फेंकता है, और चलो कुछ जी। एक डायलॉग उसको बोलता है और चला जाता है। बट मेरा इसके ऐसा नहीं करता। मेरा इसके तो बहुत प्यारा था यार। मेरा इसके हाँ। तो सिर्फ अपना गुस्सा, शायद वो गुस्सा पी जाता और वहां से चला जाता, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, एंड अप्पू हम्म। लव्ड इट, यू नो, द डायरेक्टर लव्ड इट, लेटर द राइटर लव्ड इट। एंड दे वर लाइक यार, द राइटर सेड कि अगर मैं वहां पर होता तो शायद मैं भी वही करने हो गया था। तो आई थिंक मेरा एसके, जो मेरा, मेरे दिमाग में जितने एसके से मैं अपनी जिंदगी में मिला हूं, उन्होंने हम्म। जो ये एसके फॉर्म किया, वो लवेबल था, वो प्यारा था। ओके। एंड कहीं ना कहीं जब मेकर्स का आप पे इतना भरोसा होता है तो आपको इतनी स्पेस भी देते हैं, क्रिएटिव स्पेस, बिकॉज ऑफ कोर्स बिल्कुल। आप काफी एक्सपीरियंस भी हैं, ये भी कहेंगे। सबसे चैलेंजिंग लेकिन फिर भी कोई तो सीन रहा होगा कि एस्पिरेंट्स ने ये सीन, मतलब ये करना बहुत ही, मतलब मेरे कैपेसिटी के बाहर हो गया था। सोनाली, कैपेसिटी के बाहर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर तो हूं नहीं यार। तो मैं जो कर रहा होता हूँ अपने दिल से कर रहा होता हूँ, मुझे जो हम्म। महसूस होता है मैं बस वो कर देता हूँ। हम्म। जो मुझे लगता है कि मेरा एसके करेगा, जो हम्म। मुझे लगता है कि इस मोमेंट पर शायद मैं करता अगर मैं एसके होता तो ऐसा नहीं बोलूंगा कैपेसिटी से बाहर। लेकिन चैलेंजिंग मेरा, मेरे ख्याल से पहला सीन था, जो हाँ। 8 मिनट का मोनोलॉग है। और वो इस वजह से था हाँ। क्योंकि मेरे डैड की कीमो उस टाइम पर हुई थी, उनकी कीमो शुरू हुई थी। और जब पर्सनल लाइफ में आपका, यार मुझे लगता है कि माँ बाप हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। जो कुछ हम हम्म। अपनी जिंदगी में हैं, जैसे सोच रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी दुआओं की वजह से और उनकी टीचिंग्स की वजह से। एंड व्हेन यू सी योर फादर गो थ्रू समथिंग लाइक दिस, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो आपको एज ए परफॉर्म, एज ए ह्यूमन हिला देता है। परफॉर्मर तो बहुत बात की बात। um, वो सीन मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि वेब सीरीज जो शुरू होती है वो उस मोनोलॉग के साथ शुरू होती है। उस वर्ल्ड में वो मोनोलॉग आपको लेकर जाता है जब वो स्टूडेंट्स को हम्म। इसके बता रहा है। तो वो बहुत जरूरी सीन है। हर सीन जरूरी है, बट वो सीन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो 8 मिनट तक उसमें बांध के रखना है। मैं उससे एक रात पहले घर नहीं गया था अपने। मैं एक करोल बाग में एक होटल में रुक गया था मैं। और क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं घर जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा शूट करने के लिए अगले दिन। इफ आई सी माई फादर गोइंग थ्रू, एंड कीमो के बाद, भगवान ना करे कोई ऐसा एक्सपीरियंस करे, कोई ऐसा देखे किसी के परिवार में किसी को ये बीमारी हो। लेकिन जब आप कीमो के बाद अपने नियर एंड डियर वंस को देखते हो, वो तोड़ देती है वो चीज आपको। अम, तो वो सीन मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि दिमाग में अभिलाष, जो मेरा अपना स्ट्रगल है वो भी चल रहा था, और एसके को भी परफॉर्म करना था उस वक्त। वो इंटेंस सीन था, उसमें वो अपनी पूरी दुनिया के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहा है। हम्म। सो या आई थिंक दैट सीन वाज रियली चैलेंजिंग। और थैंकफुली उस सीन के लिए सबसे ज्यादा तालियां मिली हैं। तो हम्म। वो किस्मत है यार, वो किस्मत है। मुझे लगता है वो दुआएं हैं। पापा नहीं है साथ में, बट उनकी दुआएं हैं जिसकी वजह से इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट एज ए परफॉर्मर मिल पा रहा है। तो हाँ, वो सीन था, दैट वाज अ चैलेंजिंग सीन। लाइक यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, उसके लिए हम आपको सलाम करेंगे, जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए करेंगे। लेकिन
यहाँ पर एक मेरा ये भी सवाल है कि आपने एनडीए के लिए भी तैयारी करी थी और आपके प्लान्स लाइफ में कुछ और थे? हाँ यार, मेरे को है ना 6 स्टैंडर्ड से मेरा था कि मेरे को फौज में जाना है। तो एक RIMC है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, उसमें हम्म, 6ठी क्लास में जाना था। बट मेरे पापा ने कहा कि नहीं, तुम 12th के बाद अगर NDA देना है तो देना, और या अच्छा। फिर बाकी एग्जाम्स वगैरह देना, अभी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने 6ठी में भी RIMC के लिए खुद ही, राष्ट्रीय इंडियन हम्म। मिलिट्री कॉलेज के लिए मैंने खुद ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। और 6ठी में अच्छा। बच्चा था तब, तो हाँ, इतना ओके। पैशनेट था मैं फौज को लेकर। फिर 12वीं में मैंने पहली बार जब फॉर्म भरा, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट थे, तो मेरे को ये तो पता था कि अगर मैं एग्जाम दूंगा निकाल लूंगा, क्योंकि इतना पैशनेट हूं मैं अभी। हम्म। मतलब तुम अब आज की तारीख में मुझे बोलोगे ना अभी की फौज ज्वाइन करनी है, सब कुछ छोड़ना है, ऐसे छोड़ दूंगा, अभी ओके। चला जाऊंगा। ओके। मैं इतना पागल हूँ फौज के पीछे। हम्म। और वो रिस्पेक्ट और वो प्यार, वो सब देखा है मैंने अपने आसपास। एक इंसिडेंट इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा तुमको, लेकिन तो मैंने जब फॉर्म भरा, वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया यार उसमें। और वो लाइन कभी दिमाग से हटेगी नहीं, उसमें लिखा हुआ था कि योर फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड, नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड, ये लाइन थी। हम्म। और पता नहीं, मैंने शायद फॉर्म कुछ गलत भरा होगा या कुछ मिस्टेक हुई होगी जिसकी वजह से, और उसके बाद वो एग्जाम नहीं दिया मैंने। वो टीस हमेशा रहेगी। उसके बाद फिर मीडिया में घुस गए। हाँ। और एक एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि तुम्हें पता लगेगा कि फौज का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो कारगिल का टाइम था उस टाइम पर, और हम्म। हमारे सबके पेरेंट्स, मैं केंद्रीय विद्यालय में था, जयपुर में था मैं उस वक्त, हम्म। केंद्रीय विद्यालय नंबर 4। हम्म। और हमारे सबके पेरेंट्स बॉर्डर्स पर थे, और उस टाइम पे मोबाइल फोन वगैरह तो कुछ होता नहीं था। तो वही लेटर्स आते थे, या फिर किसी हम्म। का कोई फोन होगा तो वहां पर एक कॉल आता था, और फिर बात होती थी पेरेंट्स के पापा के साथ। सोनाली, हर दूसरे या तीसरे दिन, तो मेरे डैड थे उस टाइम पर शायद जैसलमेर बॉर्डर पर। ओके। हाँ, उस टाइम पर हम, उनकी यूनिट वहां पर थी, लेकिन बहुत सारी यूनिट थी कारगिल में थी, जम्मू एंड हम्म। कश्मीर पे में थी। और जब हमारी क्लासेस चल रही होती तो कई बार बीच में ना हमको असेंबली के लिए बुलाया जाता था। और जब हमें बीच में असेंबली के लिए बुलाया जाता था, हमें पता होता था कि हम में से किसी एक के फादर शहीद हो गए। और वो जो वॉक होता था क्लास से लेकर और असेंबली ग्राउंड तक का, उसमें सिर्फ आप ये दुआ कर रहे होते थे कि आपके पापा का नाम ना आए, बस। सो दैट इज द काइंड ऑफ सैक्रिफाइस जो हमारे सिर्फ फौजी नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज भी देखती हैं। और हम लोग उसको एक्सपीरियंस करना तो बहुत दूर है, हम शायद एम्पथाइज भी नहीं कर सकते हैं उस लॉस के साथ। तो वो पैशन था यार, कुछ ऐसा करना जिसमें कि आपको ये फर्क भी नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या होगा, आपकी फैमिली के साथ क्या होगा, आप इतने मोटिवेटेड हो। इससे ज्यादा जुनूनी चीज कुछ नहीं हो सकती। हम कहते हैं वी आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर वर्क, वी हम्म। आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर, दैट पैशन इज परफेक्ट। बट इससे बड़ा पैशन कुछ नहीं हो सकता है, जहां पर आप अपनी जान देने को तैयार हो, जहां पर आपकी फैमिली के साथ आपके बाद क्या होगा आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप जाते हो, अपने देश के लिए लड़ते हो। वो मतलब यहाँ से आने वाला जिगरा इमोशन है। चाहिए उसके लिए। जिगरा चाहिए उसके लिए यार, जिगरा चाहिए उसके लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फौज के साथ मेरा वो कनेक्शन रहा है, मैंने वो बहुत क्लोजली देखा है फौजियों को। और मेरे डैड जो एजुकेशन कोर में थे, तो हम लोग अलग हम्म। अलग यूनिट्स के साथ थे, 711 गुरखा राइफल्स के साथ, मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ, राजरफ के हम्म। साथ। तो अलग अलग यूनिट्स के कल्चर्स आप देखते हो, लेकिन वो जो एक थ्रेड है, वो एक हम्म। थ्रेड है ब्रेवरी, ईमानदारी, हम्म। यू नो ड्यूटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। एंड दैट, वो बड़ा मोटिवेटिंग होता है यार, उससे ज्यादा मोटिवेशन किसी और चीज में नहीं है। क्या है? एक शब्द आपने यहाँ इस्तेमाल किया, ईमानदारी। पता नहीं इससे लेना देना है या नहीं, आप बहुत बड़े फैन रहे ऐसा मैंने सुना है, मतलब मुझे पर्सनली तो आप अभी बता पाएंगे कि आप बहुत बड़े फैन रहे दिल्ली के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के। तो आपने आपने अच्छा, मैं बड़ा ध्यान से सुना, मैंने कहा क्या बोलेंगी यार ये अब। हाँ 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 हाँ। तो राइट। आपने फिर मफलर मैन भी किया। इसमें ना मैंने देखे हैं, ऑफ कोर्स आप बैठे रहते थे और मफलर लपेट कर, आपका मफलर कब उतरा वो फेज मुझे एकदम याद नहीं कि कब आप वहां रुक गए वो वीडियोस बनाने से। लेकिन ये शुरुआत इस प्यार की वजह से हुई थी या कुछ चुभ गया था कि ये क्यों कर रहे हैं, और फिर शुरू हुई थी मफलर मैन की चुप गया जर्नी? था, चुप गया था। टूटा आशिक हूं मैं, दिल टूटा आशिक। हम्म। क्योंकि मैंने लोकसभा और विधानसभा दोनों इलेक्शंस में उनको वोट दिया था। हम्म। ऐसा कहा जाता है अपने वोट के बारे में बताना नीचे, बट मैं बताना बताता हूँ, नहीं। मैंने दिया था। मेरा प्यार था, मैंने अंधा इश्क किया था। क्योंकि आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। मैं उस टाइम पर एक रेडियो स्टेशन के साथ था जिसका ऑफिस कनॉट प्लेस में था। और मेरे ऑफिस से, मेरे स्टूडियो से सामने इंडिया गेट नजर आता था। और जोनाली, उस वक्त जब ये पूरा मूवमेंट चल रहा था, अन्ना मूवमेंट, लोग 3 3 4 4 लोग एक बाइक में बैठकर और तिरंगा लेते हुए वहां जाते थे। और वो पैशन और वो प्यार और वो जुनून जो था,
वो नजर आता था उस मूवमेंट के साथ, और बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मुझे कि हमारा देश बदल जाएगा, देश बदले ना बदले दिल्ली तो बदल जाएगा, कुछ बदलाव आएगा। और पहले कहा गया कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे जी, उसके बाद आया जी हम पॉलिटिक्स में आएंगे जी, फिर बोला जी बच्चों की कसम खा के कहते हैं जी हम किसी से वो साठ गांठ नहीं, जो बहुत सारी चीजें हुई। और हर आप जब सीएम की पोजीशन पर आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते देखिए जी हमसे सब कुछ ले लिया है। आप नोइंगली वहां पर आए हैं। मैं एक्टर हूं, मैं अगर परफॉर्मेंस कैमरा के सामने आके नहीं बोल सकता देखिए जी राइटर ने मेरी लाइन गलत लिख दी जी मैं नहीं करूंगा। यू नीड टू परफॉर्म, देन यू परफॉर्म, इफ यू आर अ जर्नलिस्ट यू परफॉर्म। ये तो सिंपल सी चीज है ना, आपको पता था आप किस चीज में घुस रहे हो। वो सब होने के बाद जब इस आशिक का दिल टूटा तो इस आशिक को लगा अपनी बात कैसे कही जाए, रेडियो पर तो पॉलिटिक्स के बारे में बोल नहीं सकते हो। एक प्लेटफॉर्म था, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो हमने मफलर लपेटा, टोपी लगाई, चश्मा पहना और अपने मन की जो भड़ास थी वो सब निकाल दी। लेकिन मैं हमेशा से कोशिश की कि वो सटायर रहे, वो तंज रहे, वो तंज को मैं हमेशा मान के चलता हूँ। कुमार विश्वास बहुत बड़े फैन है उसके, वो शेयर करते रहते हैं बहुत सारे, और कई कई बार अलग अलग पॉलिटिशियंस उसको लाइक करते रहते हैं। तो वो पहुंच रहा है, दिल से दिल तक जा रही है वो बात, बट मैंने बंद नहीं किया है। मैं करता रहता हूँ। अभी लास्ट मेरे को पता नहीं कब मैंने वीडियो किया होगा, वही बट कम ऑन हो ऑफ गया है चलता है बस बहुत। ये। हाँ बहुत रेगुलर नहीं है, क्योंकि अब मुंबई भी आ गया हूँ ना, और हाँ तो वो उतना उतना क्लोजली दिख भी नहीं रही है चीजें। पर हाँ, ऐसा ऐसा है, ये इश्क ऐसा शुरू हुआ था और ये इश्क ऐसे खत्म हुआ। वैसे मेरा अंजाम देखेगी, वो कौन सा गाना है एक मीम से बहुत ठुकरा चलता है के ना, मेरा प्यार तू ठुकरा के क्या मेरा करेगी। प्यार। तो इसमें क्या किया ना, वैसे तो उनके कोई बहुत ऐसे फॉलोअर्स नहीं है कि बिल्कुल टूट पड़े, बदतमीजी अरे करने लगे, नहीं लेकिन नहीं, पड़ा गाली अरे तो हैं, अरे भाई मतलब मम्मी और बहनों को इतना याद किया जाता था कि खाना खाते हुए उनको हिचकियां आती थी कई बार। अरे तो मुझे यार। लगता है वो ट्विटर पर याद किया जा रहा है कहीं। हम्म, डेथ थ्रेट्स आती थी, रेडियो स्टेशन पर कॉल आते थे कि हमें पता है कि तू तू ही है ना जो मफलर मैन बनता है। हाँ, शो पर कॉल्स आते थे, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मतलब बहुत ही शरीफ फॉलोअर्स है। बख्शते नहीं थे लोग, लेकिन बख्शते नहीं है, फिर देखो वो तो ठीक है यार, वो मेरे को लगता है कि वो हर प्यार करने वाले के साथ होता है, कि जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बत के बारे में कोई कुछ खराब कह दे तो आप सह नहीं पाते। बट जो हम्म, सह पाते हैं वही इवॉल्व होते हैं, हम्म, जो पॉजिटिव्स के साथ साथ नेगेटिव्स को भी देख पाते हैं वही इवॉल्व होते हैं। और वही फर्क है यू नो समझदार और नासमझ लोगों में, वरना सब समझदार होते हैं, सब नासमझ होते हैं। कई बार हम लोग किसी को इतना चाहते हैं कि हम सोच सुनना ही नहीं चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोले या कुछ गलत कर सकता है वो। हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब गलतियां करते हैं। अगर यही चीज एक्सेप्ट कर लें हम सब, तो वो लाइफ सॉर्ट हो जाएगी यार। हमारे बॉसेस भी यही सोचते रहते हैं ना, हम कभी गलत नहीं हो सकते, हम भी सोचते हैं हम भी गलत नहीं हो सकते। हाँ, सब इसी में लगे हुए हैं कि कोई गलत नहीं हो सकता। तो जब तक ये सोचेंगे कि हम गलत नहीं हो सकते, तब तक चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, किसी पर भी हम्म, आप उंगली उठाएंगे तो चार उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो तो गलत हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। खैर अभी तो एकदम बहुत हॉट टॉपिक है ये, अगर इस पर डेप्थ में जाने लगे तो ये छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक और सवाल कि आपने अपने एक ऐसे टाइम में मफलर बैंड से पहले भी, मतलब अगर आप काम कर ही रहे थे, आपको कहने लगे थे लोग यूट्यूब सेंसेशन, इंटरनेट हाँ सेंसेशन, बिफोर ये टाइम जब एकदम रील्स और वीडियोस राइट धड़ाधड़ वायरल हो रही है। सो हाउ वाज राइट। दैट वेरी वेरी डिफरेंट एंड यूनिक फॉर यू, बिकॉज तब वायरल होना ना अपने आप में एक बड़ी बात थी। रेडियो के वक्त ही हुआ था, सॉरी, ये हम्म, जब रेडियो करा था उसी वक्त ये हुआ था, और ये मफलर मैन के साथ ही हुआ था पहली बार। हाँ, कि मतलब बिल्कुल पागलपना मच गया था कि एवरीवन वाज, हर अखबार उसके बारे में बात कर रहा है, हर मीडिया हाउस उसके बारे में बात कर रहा है, और वायरल सेंसेशन अभिलाष ऐसा सब छपना शुरू हो हम्म, गया था। और यार रेडियो के साथ जब आप होते हो, आप एक पब्लिक पर्सनालिटी तो होते ही हो, हाँ, आपकी एक सर्टेन फैन फॉलोइंग होती है, आपको पता हम्म, होता है कि आपकी एक इज्जत है मीडिया में या फिर अपने शहर में जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, आपको चाहने वाले लोग हैं जो अपना प्यार फोन कॉल्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू दिखाते हैं। तो ऐसा मेरे को कभी भी ना एक वैसा फील नहीं हुआ कि कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, एक्सट्रीम कर लिया है। मतलब वो वैसा ही था, ठीक है एक और फेज है। वो एक बड़ी हम्म, कमाल की लाइन, वो हमेशा एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, पता नहीं अब ये बीरबल ने अकबर से कहा था या नहीं कहा था, लेकिन बड़ी कमाल की लाइन है ना कि अकबर ने पूछा बीरबल से कुछ ऐसा कहो कि हम्म, जब मैं बहुत खुश हूं तो बहुत खुश ना रहूं, जब मैं बहुत दुखी हूं तो बहुत दुखी ना रहूं, और उन्होंने कहा कि ये वक्त भी बीत जाएगा। तो ये क्या बात। वक्त भी बीत जाएगा ना, बहुत स्ट्रांगली दिमाग में है। जब भी हाइज आते हैं तभी भी वो सेल्फ अवेयर रहता हूं मैं।
कि ये वक्त भी बीत जाएगा। जब लोज आते हैं तभी भी सेल्फ अवेयर रहता हूँ, लेकिन लोज में मेरी थोड़ी और वाट लग जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा मैं एक्चुअली ना सबको खुश रखने की बड़ी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। तो ओके। उस वजह से लोज में अ, थोड़ी वाट लग जाती है। बट ऐसा ऐसा कुछ बहुत बदलाव नहीं आया था। रेडियो इंडस्ट्री ने एक अलग तरीके से देखना जरूर शुरू कर दिया था, क्योंकि कोई पॉलिटिकल सटायर नहीं करता था उस वक्त। तुम्हें पता ही है कि लिमिटेशन थे रेडियो में अपनी खुद हम की। लोगों को बोला जाता है, हम लोगों को फ्रिवलेस समझा जाता है, हमारे को न्यूज बोलने की परमिशन नहीं है, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने की परमिशन नहीं होती है, अभी हम्म। भी नहीं है रेडियो स्टेशन में। तो वो रेडियो को उस तरीके से देखा जाता था ना। सडनली एक रेडियो जॉकी था हिंदुस्तान में जो कि पॉलिटिकल सटायर कर रहा था, और उसके बारे में मीडिया हाउसेस बात कर रहे थे, तो सेंसेशन की तरह आया था। बट मैंने उसको फॉलो भी नहीं किया बहुत ज्यादा, वो वैसा हम्म। करियर बनाने की भी कोशिश नहीं की कि मैं डिजिटल स्टार बन जाऊं या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं। वैसा नहीं कुछ, मेरे को बस कपिल शर्मा शो में जाना था। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, वो भी हो गया आपको आपकी जिंदगी में। अरे मेरे को कपिल शर्मा शो में परफॉर्म करने जाना था, तो अच्छा, जब मैं मुंबई परफॉर्म आया करने। था, हाँ। हाँ मेरे को एक कैरेक्टर बना था। तो मैं ना जब रेडियो स्टेशन में काम कर रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स का एक रेडियो स्टेशन था, तो उसके जब उसका वो होता था, अरे वो बाहर जाती है ना पूरी कंपनी के लोगों से, क्या बोलते हैं, आउट आउट आउटिंग, ओके, टीम बॉन्डिंग। वैस नहीं नहीं नहीं, जब पूरी टीम बॉन्डिंग होती है उसमें, लेकिन आउट ऑफ उसको ब्रॉडकास्टिंग। वो भी। नहीं, जब कंपनीज बाहर जाती हैं कहीं बाहर पार्टी शार्टी करने, सब जाते हैं एक साथ, वो अच्छा होता है अच्छा, ना कि यार हाँ हर हाँ कंपनी के कल्चर में होता है। तो हाँ। उसमें मैंने कैरेक्टर्स कुछ क्रिएट किए थे, और बहुत ही इवॉल्व और बहुत ही हम्म। प्रोग्रेसिव कैरेक्टर था, एक रज्जो। और हाँ। वो तबाही मचा दी उसने, और ये 2012 की बात होगी। ओके। और उसके बाद कपिल शर्मा शो शुरू हुआ, और हम हम्म। लोगों ने देखा, और मेरे को लगता था गॉड ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये हाँ। तो मैं भी कर लूंगा। तो जब मैं मुंबई आया तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था, रेडियो तो मैं खैर बात कर ही रहा था रेडियो स्टेशन के साथ, लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव सोनाली मेरा था कपिल शर्मा शो में परफॉर्म करना। तो मैंने अपनी एक ओके। शो रील बनाई, ओहो। और वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया, और उसमें मैंने लिखा हु द हेल इज अभिलाष। ऐसे ओके। बिल्कुल सोच के ना, बिल्कुल मतलब हाँ तमीज हाँ। से। फिर वो स्टोरी लेकर मैं पहुंचा, बहुत लोगों को दिखाया, लेकिन वो हुआ नहीं यार कभी। हाँ, लेकिन 1.5-2 साल बाद दूसरे चैनल के साथ मैंने एक शो करना शुरू किया, बट मेरा ऑब्जेक्टिव था कपिल शर्मा शो में मुझे काम करना था, वही सोच के आया था मैं शहर क्या बात में। है, क्या बात है। लेकिन मुझे लगता है ना कि हर किसी की बहुत सारी ड्रीम्स होती है, बट टाइम टेक्स टाइम वाला एक हाँ हाँ हाँ। फॉर्मूला है इसमें। और ये हो गया यार, मतलब हो सकता है कपिल शर्मा शो में अगर होता तो शायद ये नहीं होता। यू हम्म। नेवर नो, मतलब जो लिखा होता है, जो बोलते हैं ना कि किस्मत में, मैं हमेशा डाउट करता हूँ इस चीज को कि किस्मत में हम्म। क्या होता है, कुछ नहीं होता किस्मत हाँ। किस्मत, बट लेकिन एक्चुअली आपकी आपके लिए सर्टेन चीजें लिखी हुई हैं, और वो वैसे ही पैन आउट करेंगे, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। हम्म। तो आप उसके लिए तैयारी कर लें, बस जब वो होगा तो आप अच्छे से उसमें परफॉर्म कर दें। बट सच में कुछ चीजें होती हैं यार, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स, सही बोलते हैं मुझे लगता है। और शो की बात हो रही तो आपको बिग बॉस का भी ऑफर आया था ऐसा, मैंने सुना है डिट्रैक्टर 2017 के में, साथ। ओके, ये मना 2017 कर में। दिया आपने? नहीं, वेरी हाँ कंट्रोवर्शियल यार, ऐसा। 2017 में मतलब वो जब आया तो उसके वो काफी आगे तक पहुंचा था वो कॉन्वर्जेशन, ओके। काफी आगे तक गया था। उसके बाद फिर कुछ और चीजें भी थी जो करनी थी मुझे। हम्म। वीकेंड का बार आता था, उसमें कुछ हम्म। परफॉर्मेंस बेस्ड, पर वो चीजें नहीं हुई, वो नहीं हो पाया, अच्छा वो नहीं हो पाया। अब लगता है ओके। अच्छा वो नहीं हो ओके। पाया। अच्छा, एक कॉमन सवाल आ जाता है, कई बार लोग एक्सप्लेनेशन मांगते हैं इसकी। आप वॉइस एक्टर हैं, वॉइस एक्टिंग क्या होती है? और कोई ऐसा पॉपुलर आपको अपना किया हुआ काम याद है जो सबसे अच्छा भी लगा हो, जो पॉपुलर भी हुआ हो? यार मैंने बहुत सारे शोज के लिए डबिंग भी किया, वॉइस एक्टिंग भी किया। वॉइस एक्टिंग बेसिकली जब आप पॉडकास्ट वगैरह देख सुन रहे होते हैं, तो उसमें कोई कुछ आप देखते नहीं है, एक आवाज होती है जो आप परफॉर्म कर रही होती है। हम्म। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वॉइस एक्टर्स। तो हम्म। वॉइस एक्टर्स बहुत एड्स में जब आप आवाज सुनते हैं तो आपको एक आवाज हम्म। सुनाई देती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है क्या है, लेकिन आपके दिमाग में कोई कोई चेहरा बन जाता है, कुछ एक्सप्रेशन आ जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वॉइस एक्टिंग। कई डबिंग आर्टिस्ट अपने आप को कूल साउंड करवाने के लिए भी वॉइस एक्टर्स बोलते हैं, विच इज आहा। परफेक्टली फाइन, विच इज परफेक्टली फाइन। तो मैं बहुत सारे चैनल्स के लिए, नेट जियो के लिए, कार्टून नेटवर्क के लिए, हंगामा के लिए, डिस्कवरी के लिए, अम, बिंदास के लिए, बहुत सारे चैनल्स के लिए मैं डब करता था, एड्स के लिए वॉइस करता था। जब मैं कॉलेज में था, उस कॉलेज से निकलने के इनफैक्ट बाद दो हम्म। ढाई साल तक मैंने काफी काफी वक्त तक ये सब किया। हम्म। ब्रेन गेम्स करके एक शो था नेट जियो का, वो बहुत हम्म। कूल शो था। उसका मैं हिंदी डब करता था, उसमें वॉइस एक्टर नहीं था, मैं हिंदी डब करता था। जो होस्ट थे उनकी, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सब कुछ सीखने के लिए मिलता था मुझे, कि हम्म। एमिगडाला क्या होता है, हाउ ब्रेन फंक्शंस, और लोगों की हाँ। इनसिक्योरिटीज क्यों होती हैं जो भी होती हैं।
सोशल एक्सपेरिमेंट्स बहुत कमाल के होते थे, नॉट द यूट्यूब सोशल एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे यहाँ पर होते हैं, इवॉल्व सोशल एक्सपेरिमेंट्स वहां पर होते थे, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। बाकी ओजारू मारू करके एक हंगामा का कैरेक्टर था, मैं ओजारू मारू था। तो ऐसे मैंने Right. बस शिनचैन के लिए कई बार कैरेक्टर्स के लिए वॉइस करना, वाओ, ये डोरेमोन लोग के पहचान कैरेक्टर्स लिए। के लिए, डोरेमोन के कुछ कुछ कैरेक्टर्स के लिए वॉइस करना कि, और उसमें यूजुअली वही होता है कि अगर कोई पतला सा लड़का है तो नहीं यहाँ के आगे जाने पर दिक्कत हो सकती है, और जैसे कोई गोलू सा बच्चा आता तो अरे नहीं, इससे बात करते हुए तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है ना शिनचैन। तो यही सब करते रहते थे यार, ऐसे अतरंगी अतरंगी एक्सपेरिमेंट्स। बट दिस प्रिपेयर्स यू एज एन एक्टर, हम्म। दिस प्रिपेयर्स यू एज एन एक्टर, रेडियो प्रिपेयर्स यू एज एन एक्टर, मॉड्यूलेशन आपकी जुबान में आता है, आपको पता लगता है कि चीजें कैसे करनी। रेडियो तो खैर बहुत ही इम्प्रोवाइज, तुम्हें तो पता है खैर यार कि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, आप बस बात कर रहे होते हैं। कई लोगों को लगता है स्क्रिप्टेड होता है, रेडियो जॉकीज के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, वो सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं ऑडियंस के साथ, आप लोगों के साथ। जब कॉल्स आती है हमें पता नहीं होता है कौन हमसे बात करने वाला है, कि एक ड्राइवर साहब बात करने वाले हैं या फिर कोई डॉक्टर बात करने वाला है, तो हम लोग उसके हिसाब से कॉन्वर्जेशन स्टेयर करते हैं, तो आपके दिमाग को बड़ा शार्प कर देती है वो। वैसा ही है कि छुरी को बस घिसने वाली बात है, बिफोर द फाइनली आप जब सब्जियां काट रहे हो उससे पहले की ये घिसाई है छुरी की, हाँ चाहे वो रेडियो, चाहे वो वॉइसिंग हो, चाहे वो एड्स हो, और जब हाँ। आती है फिर सब्जी तो इजीली कट जाती है, बस इतना ही है। ओके, तो ये सारी चीजें ना एक तरीके से आपके करियर की फाउंडेशन का हिस्सा होती हैं, जहां आज आप हैं। आपके हर स्टेप ने आपको बहुत हेल्प किया है। आपने बताया कि कैसे रेडियो ने या वॉइस एक्टिंग ने आपकी इतनी मदद की। आप अब एक्टिंग कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन दिल जंगली का यहाँ आपने जिक्र नहीं किया। वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए, दिल जंगली में काम करना, और उसका रिस्पॉन्स कैसा मिला था आपको? बिकॉज आई थिंक दैट सोनाली, वाज पहली द। या पहली फिल्म हमेशा स्पेशल होती है। हम्म। उस फिल्म ने मुझको बहुत नाम नहीं दिया, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त दिए हम्म। मुझे, इतने कमाल के दोस्त दिए जो अभी तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस वक्त तो वो मेरी पहली फिल्म थी, 2017 की बात है शायद, मैं हाँ। मुंबई नया नया आया था, 16, 17 भी नहीं, 16 की बात है शायद, मैं नया नया मुंबई आया था और वो फिल्म मुझको मिली। एंड वो हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था शूटिंग क्या होती है, कैमरा क्या होता है, ओके। जस्ट अ रेडियो जॉकी, अ बॉय गोइंग ऑन द सेट। और तापसी और साकिब मुझे बताते थे अभी बहुत दूर है कैमरा, अभी तू नहीं दिख रहा है, अभी इतनी एक्टिंग मत कर, बिकॉज मैं जब आप गए हो तो आप हर जगह सब कुछ कर देना चाह रहे हो, आप पूरी परफॉर्मेंस दे देना चाह रहे हो। उसने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए, उसने मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। उस आलिया जो हमारी डायरेक्टर है, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हुई। हर फिल्म का यार अपना एक, हर एक प्रोजेक्ट का मुझे लगता है कि अपनी एक किस्मत होती है, वो अपनी किस्मत लेकर आता है। वो प्रोजेक्ट या तो चलता है या नहीं चलता है, या लोग बस देखकर उसे भूल जाते हैं। ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के साथ ये था, मेरे लिए प्रोजेक्ट बहुत क्लोज रहेगा। इस प्रोजेक्ट की एल्बम बहुत प्यारी थी, बंदया चाहे हो, या फिर उसके 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 जो गाने हैं वो अभी तक, ब्राउन तेरे बाला दा कलर सोनी है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि दिल जंगली के गाने, इतनी प्यारी एल्बम है उसकी। इतने प्यारे दोस्त दिए मुझको उस फिल्म ने। उस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ दिया यार। उस फिल्म ने मुझे पहला रिकग्निशन दिया था, पूरे शहर भर में पोस्टर लगना और लोगों का वो देखना और मीडिया का अटेंशन मिलना। और क्योंकि मैं हमेशा उस तरफ रहा हूँ, इंटरव्यू लेने लेने वाली साइड पे रहा हूँ, उस वक्त से मैंने इंटरव्यूज देना शुरू किया था। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस तो अलग ही रहेगा यार, उन रेडियो स्टेशन में जहां पर कि मैं बोलता था माइक्स पर, वहां मैं इंटरव्यूज देने जा रहा था, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा था। इट विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल, इट विल ऑलवेज बी द फ्रेंड्स आई गॉट, उनको मैं हमेशा ऐसे रखूंगा अपने पास, क्योंकि वो ऐसे दोस्त हैं जो तब थे जब कुछ भी नहीं था। अभी तो फिर भी कुछ चीजें लाइफ में आ रही हैं, बट हाँ, उसने बहुत कुछ दिया है, बहुत कमाल एक्सपीरियंस था वो। और इसके लिए बहुत सारी चीजों में आपने कहा, आपने स्क्रीन टेस्ट किए, ऑडिशंस भी दिए हैं ऑफ कोर्स। तो हर चीज तो हम में से किसी को भी नहीं मिलती, 10 में से 10 चीजें हमें मिलना बहुत मुश्किल है। रिजेक्शंस भी आपको मिले होंगे लाइफ में, आई एम श्योर। हाँ, मैं रेडियो की वजह से जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि जब आपकी प्लेट में 2 वक्त की रोटी होती है और सर छुपाने के लिए छत होती है ना, तो आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है लाइफ में। फिर आप सिर्फ वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। जिस तरह के एड्स मैंने किए, चाहे वो गूगल के लिए हो या हॉटस्टार के लिए हो या फिर टाटा स्काई के लिए हो, मैं हमेशा अच्छे ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड रहा। मैंने अगर अंडरवेयर और बनियान भी बेचा है तो वो भी अजय देवगन के साथ बेचा है। तो वो सारी चीजें आपको बहुत सिक्योर कर देता है, एक प्लान भी अगर आपके पास लाइफ में है तो।
रिजेक्शन 100% मिलते हैं, और कई बार आपको लगता है अच्छा हुआ आप रिजेक्ट हो गए। एक फिल्म के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, और वो बड़ी पहाड़ों के बेस्ड कैरेक्टर्स थे, उसकी बड़ी फिल्म थी, और Okay. वो मेरा नहीं हुआ। और जब हम्म, मैंने वो फिल्म देखी तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं हुआ। okay. क्योंकि वो पहाड़ी, मैं खुद पहाड़ी हूँ, तो मैं जब उत्तराखंड, हाँ। पहाड़ी कैरेक्टर करना चाहता हूँ, मैं ऐसी किसी जगह करना चाहता हूँ जहां पर उसके साथ जस्टिस हो यार। हम्म, वो मेरे क्लोज है, वो एक कैरेक्टर मेरे बड़ा करीब है, जो मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है। तो रिजेक्शंस तो हमेशा मिलेंगे, हर जगह। कहाँ नहीं मिलते हैं यार, नौकरियों में नहीं मिलते हैं। आप जब हमसे पूछा था वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, और हमारे पास आंसर ही नहीं होते, नहीं तो होते। हमें नौकरी नहीं मिलती। मतलब ये तो लाइफ का पैटर्न है। रिजेक्शन जितना हमें हमेशा लगता है कि हमें एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, हर जगह ओके मिलना चाहिए, बट रिजेक्शंस सबसे बड़े जो लर्निंग लेसन देती है वो तो फेलियर्स ही देते हैं यार। ओके, बट आपके चेहरे पर फिर भी वो स्माइल रहती है। यू हैव दिस हैप्पी स्माइलिंग फेस ऑलवेज ना। ऐसे में एक फोटो थी, कश्यप साहब के साथ थे आप और तापसी भी जी आ रही थी। दैट जर्नी ऑफ अ जोक, नाउ आई हैव रेड ऑल द कमेंट्स एंड वी वांट टू नो द जोक। Joke तो I can't tell you for sure. But I went, and this is the second time I was meeting अनुराग सर। ये लोग पुणे में शूट कर रहे थे और ताप्सी शूट कर रहे थे, तो और हमारे पास कुछ काम नहीं था वीकेंड पर, तो उसने बोला आ जाओ। हम लोग पहुंच गए, मैं और शगुन। हमने गाड़ी उठाई, हम पहुंचे वहां पर, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार इतने फन होंगे। अनुराग कश्यप इतने कमाल के बंदे हैं, मतलब आई फेल इन लव विद हिम। मुझे प्यार हो गया उस इंसान से। और मुझे हमेशा तापसी बताती थी कि इतना फन बंदा है यार, इतनी सही तरीके से जब उसके साथ काम करो पता ही नहीं लगता काम हो रहा है। और आप ये यूजुअली आप सुनते हो लोगों के बारे में, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हो, ओह दैट मैन, ही हैज सो मेनी, इतनी कहानियां उनके पास, इतने किस्से। उनकी क्राफ्ट का तो वैसे ही मैं फैन हूं। मुझे लगता है गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद तो हिंदुस्तान में फिल्म मेकिंग का तरीका बदल गया है। एक आम यूपी बिहार दिल्ली के लड़के को लगने लग गया है कि यार हम भी जाकर फिल्म बना सकते हैं अपनी। वो पावर दिया उस इंसान ने फिल्म इंडस्ट्री को। तो उनसे जब मुलाकात हुई, तो और वो होता है कई लोगों के साथ कि आप एकदम से सट करके जो पजल है एकदम से जुड़ जाती है, वो पजल जुड़ गई उनके साथ। वाइब मैच हो गई, फिर हम लोगों ने बात की, और वो जोक्स क्रैक होने शुरू हुए, और एवरी जोक वाज बम 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 बम। एंड सच अ हैप्पी मैन यार, सच अ हैप्पी मैन। मेरे मैंने मैंने उस इंसान से एक चीज सीखी है कि अ, कई बार हम लोगों को लगता है कि हम कहीं पहुंच गए हैं, और ये जो हम कहीं पहुंच गए हैं, हमारे अंदर हम मैं अहम जो ले आता है ना, it's of no use. It's of no use when you reach somewhere and you are still the same, still that pure soul जो अपनी जर्नी के स्टार्ट, क्योंकि जर्नी जो है ना आपको बदलती रहती है। हर एक्सपीरियंस आपको बदलता रहता है, थोड़ा सा आपके अंदर एनवी ले आता है, थोड़ी सी आपके अंदर हेट ले आता है, थोड़ी सी आपको अरे मैं इससे बात क्यों करूं, ये वाला एटीट्यूड देता है। उस इंसान के अंदर ये कुछ भी नहीं है यार। और वो इतनी प्यारी चीज है टू लर्न फ्रॉम दैट गाय। उनकी टीम इतनी खुश रहती है यार। वो अलग एक्सपीरियंस था लाइफ का। उनके साथ काम करना एक बार, प्लीज बोलना ना यार, तुम लल्लन टॉप वालों को ऐसे बोलो ना उनको। प्लीज प्लीज, अगर आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स पर्सनल इनबॉक्स में जाकर ये इस इंटरव्यू का लिंक डाल देना है। फिर वही इतना पार्ट कट कर मैं हर जगह से जाके ना अनुराग सर को बोलूंगा, अनुराग सर काम 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 काम। तो हाँ यार, ये एक्सपीरियंस था उनके साथ। ओके, ये एक इन हाउस रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपके मफलर मैन का डेमो देखना चाहते हैं बहुत सारे लोग। क्या आप छोटा सा डेमो दे सकते हैं करंट हालात इन को? हाउस रिक्वेस्ट। एक 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 जोक है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बोलते हैं नमस्कार जी, तो उनको उनके ऊपर हाथ उठा दिया कुछ लोगों ने। मैं हमेशा से, मुझे लगता है कि किसी भी तरह का वायलेंस, चाहे वो जुबान का हो या फिजिकल हो, वो कभी भी आज जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। बट उसके ऊपर बड़े सारे मीम्स बन रहे थे, तो हमने एक जोक किया कि नमस्कार जी, ये जिन्होंने भी हमारे ऊपर हाथ उठाया जी, आपको लग रहा है ये हमें चाहते नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये सारे हमारे फैन है। हमने कहा जी धरना धरना, गलत समझ गए, हमने कहा धरना धरना, इनको लगा धरना धरना, तो धर दिया इन्होंने। लोग खराब नहीं है जी, दिल के साफ लोग हैं। ये पंच हमेशा मुझे याद रहेगा। ये मेरा एक दोस्त है देव कार्की, उसने पंच मेरे को दिया था। और आई विल, मतलब ये पहला, जब भी कोई मेरे को बोलता है यार मुझे बताना यार मफलर बैंड को कोई पंच सुना, मेरे को हमेशा यही याद आता है, धरना धरना। अरे वाह, बहुत बहुत अमेजिंग है। और आई थिंक आपसे बात करके आई फील पॉजिटिव, द व्यूअर्स आर गोना फील वेरी वेरी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिविटी, कहते हैं ना, एक सेशन मिलता है तो अगले 7 दिन की पॉजिटिविटी हो जाती है, फिर वापस जरूरत पड़ती है तो ये इंटरव्यू लोग बार बार देखेंगे, आई एम श्योर, और आपकी बातें सुनेंगे। दैट इम्पोर्टेंट। अब लल्लन टॉप के व्यूअर्स को बताएं कि कहाँ कहाँ फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है, किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं।
फ्यूचर में तो अभी तो दुनिया में देखने को मिले हम सब, ये जरूरी है। अपना ध्यान सब रखें, काम वाम तो सब जीवन में चलता रहेगा। इस वक्त हम सब ने कहीं ना कहीं किसी अपने को खोया, किसी दोस्त को खोया, किसी रिलेटिव को खोया है। तो अपना ध्यान रखें। हम कहाँ दिखेंगे वो नहीं पता, बट हम सब इस दुनिया में दिखने चाहिए, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, हमारे लिए, अपने परिवार के लिए। उनका ध्यान रखें। प्रोजेक्ट्स पे बड़े सारे डिस्कशंस चल रहे हैं। एक तो अभी शूट होगा मेरे ख्याल से जल्दी, जैसे ही सब कुछ तैयार है और जैसे ही खुलेगा। मैं बस वही यार, अच्छी स्टोरीज का हिस्सा बनना है अभी। इतना प्यारा एक ये एस्पिरेंस मिल गया लाइफ में, अब अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना है, चाहे वो छोटा पार्ट हो बड़ा पार्ट हो, उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि शूट अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो सिर्फ एक दो ही कॉन्वर्जेशन हैं जो लॉग्ड हैं। आगे की बस बातें ही हो रही हैं, तो जो वो बातें जैसे जैसे होती रहेंगी, तो फिर पॉजिटिविटी हफ्ते भर की देने के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बता दूंगा। लल्लन टाप है एकदम। लल्लन टापम टाप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू, एंड फॉर श्योर हम आपको फॉलो करते रहेंगे और सीखते रहेंगे।